हेलो एवरीवन। हम लोग आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं क्रोमैटोग्राफी, विच इज़ ऑल्सो अ टेक्निक यूज्ड इन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री लैबोरेटरीज। ठीक है, ये भी एक टेक्निक्स है, एक मेथड है टेस्ट परफॉर्म करने का, क्योंकि हम लोग इस टाइम पर एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री में यूज़ होने वाले सभी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं और सारे मेथड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वहीं पर आता है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड जो कि यूज़ होता है सम काइंड्स ऑफ टेस्टिंग में, जिसमें हम कलर का यूज़ करके या कलर डिटेक्टर का यूज़ करके हम पता करते हैं कि सैंपल में जो अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट है वो कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं। क्रोमैटोग्राफी जो है वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक्स है जिसका यूज़ हम करते हैं सेपरेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए एंड क्वांटिफाई करने के लिए किसी भी सब्सटेंस को। ठीक है, अगर कई टाइप के सब्सटेंसेस का मिक्सचर है कोई और हमें उसकी अलग अलग क्वांटिटी देखनी हो कि कौन सा अमाउंट कितने नंबर में या कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उसका यूज़ हम क्रोमैटोग्राफी में करते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करें कि जो क्रोमैटोग्राफी है टर्म, इसका मीनिंग क्या है। क्रोमा का मतलब होता है कलर, क्रोमैटो का मतलब होता है बेसिकली कलर, और ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट। ठीक है, ग्राफी का मतलब होता है राइट, लिखना, किसी चीज़ को मेंशन करना ग्राफ के फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले एक रशियन बॉटनिस्ट के हेल्प से ये मेथड डेवलप किया गया था। वो भी कब, 1903 यानी 1903 में डेवलप किया गया था। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फोरेंसिक, एनवायरमेंटल साइंस, फूड एनालिसिस और बायोटेक्नोलॉजिस्ट जैसे बहुत सी लैब्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, रिसर्च लैब्स हैं जहाँ पर ये टेक्निक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, बात करें डेफिनेशन की, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो क्रोमैटोग्राफी एक लैबोरेटरी टेक्निक है जिसका यूज़ किया जाता है अलग अलग टाइप्स के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है इसके बारे में देख लें, तो ये डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रिंसिपल पर काम करता है। डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी कि अलग अलग फेजेस में अलग अलग टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करना। स्टेशनरी फेज रिमाइन फिक्स्ड, वो फिक्स रहती है। मोबाइल फेज का मतलब होता है मूवमेंट या कैरी करना। चलिए इसको अब समझते हैं थोड़ा सा अच्छे से। देखो, जब भी हम कंपोनेंट को किसी मिक्सचर के थ्रू मिक्स करते हैं, यानी किसी दो सॉल्यूशंस को, दो कंपोनेंट्स को जब भी हम मिलाते हैं, तो होता क्या है कि ये दो फेज़ में डिवाइड हो जाता है, स्टेशनरी एंड मोबाइल। ठीक है, स्टेशनरी फेज़ का मतलब वो कंपोनेंट जो उसी जगह रहें, यानी या तो वो बिल्कुल भी मूव ना करें और या तो मूव करें तो एकदम थोड़ा थोड़ा सा मूव करें। ठीक है, और दूसरा होता है मोबाइल फेज़, यानी कि जब वो बहुत तेज़ से मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तेज़ मूव करें, फास्टर मूव करें। ठीक है, तो इन्हीं मूवमेंट के हेल्प से, जो दो तरीके के मूवमेंट है, स्टेशनरी है जिसमें सब कुछ रुका है, मोबाइल है जिसमें मूवमेंट हो रहा है, तो इनको जब हम अलग अलग करके टेस्ट का पता लगाते हैं तो वो आपका क्रोमैटोग्राफी कहलाता है। ठीक है, यानी इन दो फेजेस का यूज़ हम करते हैं।
इसके अलावा बात करते हैं किस प्रिंसिपल और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं या क्रोमेटोग्राफी के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बात करें क्रोमेटोग्राफी के, तो क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज़ होता है, यानी स्टेशनरी फेज़ मैंने अभी आपको बताया है जो कि फिक्स रहता है, फिक्स्ड फेज़ ऑफ क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो इसके एग्जांपल जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं जैसे पेपर है, सिलिका जेल है, एल्युमिनियम है या सेल्यूलोज है, रेजिन है, ये चीज़ें यूज़ होती हैं। मोबाइल फ़ीस के लिए यानी कि मूवमेंट वाली फ़ीस के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो है वाटर, मेंथॉल, इथेनॉल, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड बफर सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि जो स्टेशनरी फेज़ है उसके अंदर जो भी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही यूज़ की जा रही हैं वो सब या तो सॉलिड फॉर्म में है या तो जेल फॉर्म में है, ताकि ना तो जेल ज़्यादा मूवमेंट कर पाता है और ना ही कोई सॉलिड चीज़। पेपर आपका सॉलिड है, एल्यूमिना सॉलिड है, सेलुलेज, रेजिन एंड सिलिका ये सब जेल फॉर्म में है। तो यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है, मूवमेंट होगा तो या तो बहुत कम होगा और या तो होगा ही नहीं। ठीक है, बट मोबाइल फेज़ में जो चीज़ें यूज़ की जा रही हैं आप देख रहे होंगे कि उनमें हमेशा वो एकदम लिक्विड है, और लिक्विड चीज़ों में जब हम उसको स्टीरर की हेल्प से मिक्स करेंगे तो उनमें मूवमेंट होगा। ठीक है, अच्छा, जब भी हमको ये टेस्ट करना होगा तो हम क्या सैंपल का यूज़ करेंगे इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सैंपल के लिए हम कोई भी बॉडी पार्ट, कोई भी बॉडी फ्लूइड हम ले सकते हैं मेनली। तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जो कंपोनेंट है, यूज़ किया जाने वाला जो पार्ट है वो ब्लड है, यूरिन है, ड्रग्स के एक्सट्रैक्ट्स हैं, प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट्स हैं, फूड के सैंपल हम यूज़ कर सकते हैं एज अ सैंपल, या फिर जो भी हम स्पेसिमेन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ कि डेवलपिंग चैम्बर। तो सैंपल हमने देखा किस टाइप का जो बेस है यूज़ कर रहे हैं, जेल ले रहे हैं, सॉलिड ले रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं, तीनों ले रहे हैं। मूवमेंट के बिहाफ पर सैंपल मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या सैंपल यूज़ किया जाता है। फिर अगला होता है डेवलपिंग चैम्बर। डेवलपिंग चैम्बर क्या होता है, एक सील्ड चैम्बर होता है जो सारे ही तरफ से बंद रहता है। इसके अंदर मोबाइल फेज़ या जो भी चीज़ें अंदर क्रोमेटोग्राम के बिहाफ पर हमको जिसका टेस्ट परफॉर्म करना है वो चीज़ें इसके अंदर हम रख देंगे। ठीक है, फिर इसमें यूज़ होता है एक डिटेक्टर जो कि कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में हेल्प करता है, अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूवी डिटेक्टर हो सकता है, फ्लोरेसेंस डिटेक्टर हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर हो सकता है, मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो सकता है। यानी ऐसी चीज़ें जो उसके अंदर के कलर कोडिंग को डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो डिटेक्टर में हम वही चीज़ें यूज़ करते हैं जो उस क्रोमेटोग्राफी के लिए हम जो सैंपल, जो जेल, ये सारी चीज़ें ले रहे हैं इसको डिटेक्ट कर सके, इसका पता लगा सके। ठीक है, तो ज़्यादातर अब जैसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, फ्लेम फोटोमीटर में क्या होता था, एक डिटेक्टर लगता था जो कि इलेक्ट्रिकल एंड फ्लेम को क्या करता था, मीज़र करके पता करता था कि कितने अमाउंट में चीज़ें फॉर्म हो रही हैं। यहाँ भी उसी तरीके का एक डिटेक्टर लगता है। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट डिटेक्टर। नेक्स्ट हम लोग को जो पढ़ना है वो क्रोमेटोग्राफी का वर्किंग प्रोसीजर, यानी किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्किंग प्रोसीजर के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हम एक स्टेशनरी फेज़ प्रिपेयर करेंगे। इसमें हम छोटे छोटे
स्पॉट्स के अंदर सैंपल डालेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में नॉर्मली सैंपल हम स्पॉट्स में अप्लाई करेंगे, चाहे जो भी सैंपल हो। सैंपल कुड बी एनीथिंग लाइक यूरिन, ब्लड, प्लाज्मा, पस, टीयर, सलाइवा, सीमेन, एनीथिंग इट कुड बी। तो उसको हमको क्या करना है, अप्लाई कर देना है। उसके बाद क्या करना है कि एक स्टेशनरी फेज़ में ही वो जो डेवलपिंग चैम्बर है, ठीक है, जिसमें मोबाइल फेज़ है ऑलरेडी, उसको हम स्टेशनरी फेज़ को उसी चैम्बर में क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे, ठीक है, रख देंगे। अब क्या करेंगे, क्योंकि स्टेशनरी फेज़ पे हमने क्या लगा रखा है, सैंपल जो अप्लाई करना है वो हम लोगों ने स्टेशनरी फेज पर रख रखा है, ठीक है। जैसे ही मोबाइल फेज़ मूव करेगी, अब मोबाइल फेज़ में आपके जो एथेनॉल है या जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो हैं। स्टेशनरी फेज़ में आपके जेल हैं, पेपर है, ये सारी चीज़ें हैं। तो जब भी मूवमेंट स्टार्ट होगा तो मूवमेंट रोटेशन स्टार्ट होगा, उसके अंदर मूवमेंट स्टार्ट होगा, तो जो मोबाइल फेज़ है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी कॉलम्स के हेल्प से, और कैपिलरी एक्शन के थ्रू या प्रेशर के थ्रू ये क्या करेगी, ऊपर आएगी। अच्छा, कैपिलरी एक्शन क्या होता है? कैपिलरी एक्शन होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी फ्लूइड का किसी एक धागे या फिर पेपर के सहारे से ऊपर की तरफ मूव करना, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी फेज़, ठीक है। और कैपिलरी फेज़ के थ्रू क्या करेगा, ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। अब डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट स्पीड से ऊपर की तरफ आते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे कंपोनेंट्स एक साथ ही ऊपर की तरफ आएंगे, ठीक है। जब भी सेपरेशन होगा तो वो अलग अलग स्पीड के बिहाफ पर होगा, क्योंकि हमारा ऐसे क्रोमेटोग्राफी का चैम्बर ऐसे ऐसे घूमेगा, जो फ्लूइड है वो मूव करेगा, जो स्टेशनरी चीज़ें हैं वो मूव नहीं कर पाएंगी। तो जितने भी जो सैंपल या जो भी चीज़ें हैं वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, और इसी मूवमेंट की वजह से सेपरेशन होगा। अब इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा, मैंने आपको जो सेंट्रीफ्यूज मशीन के बारे में बताया है। जो सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है उसमें क्या होता है, जब घूमता है बहुत तेज़ी से तो भारी चीज़ें नीचे चली जाती हैं, हल्की चीज़ें ऊपर हो जाती हैं। तो हल्का फुल्का ये उसी के प्रिंसिपल पे एक्ट करेगा। जब ये घूमेगा तो जो भारी चीज़ें हैं और जो हल्की चीज़ें हैं, सॉल्यूशन सारे उसके अंदर हैं, लेकिन अलग अलग डेंसिटी होने की वजह से वो अलग अलग स्पीड पे मूव करेगा। तो कुछ ऊपर की तरफ मूव करेंगे, कुछ नीचे की तरफ मूव करेंगे, इस तरीके का होगा, ठीक है। तो इसके बाद हमको क्या करना है, सेपरेशन हो जाएगा, फिर क्रोमेटोग्राम को हमको निकाल लेना है, रिमूव कर देना है, ठीक है। और जो अलग अलग लेवल पे चीज़ें होती हैं, पहुंच चुकी हैं, मूवमेंट की वजह से अलग अलग लेवल पे पहुंची रहेंगी, निकाल करके हमको ड्राई कर लेना है। उसके बाद सेपरेटेड स्पॉट्स को यूवी लाइट या फिर स्टेनिंग रिएजेंट्स के हेल्प से हमको विजुलाइज कर लेना है, देख लेना है, ठीक है। सेपरेटेड स्पॉट्स के हेल्प से, यूवी लाइट के हेल्प से हमको देख लेना है, ठीक है। और हमको एनालाइज कर लेना है, आइडेंटिफाई कर लेना है अलग अलग हुए कंपोनेंट्स को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस प्रोसीजर के अंदर में होती हैं। इस इमेज के हेल्प से आप समझ सकते हैं आसानी से। देखिए किस तरीके से है। सबसे पहले देखो, एक फ़िल्टर पेपर लगा हुआ है। फ़िल्टर पेपर क्या है, आपका स्टेशनरी फेज है, और उसी फ़िल्टर पेपर पे हमने अलग अलग सैंपल्स रखे हुए हैं, अप्लाई कर रखे हैं, ठीक है। और नीचे जो चीज़ें भरी हुई हैं वो क्या है, आपके मोबाइल फेज़ है। इसमें जेल हो सकता है, इसमें लिक्विड हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब क्या करिएगा, जब ये बहुत तेज़ से रोटेट करेगा, इसका प्रिंसिपल यही है कि ये बहुत तेज़ी के साथ में रोटेट करेगा।
अब जब रोटेट करेगा तो ये एक पूरा मिक्सचर फॉर्म करेगा, और जो स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं वो सेपरेशन के बिहाफ पर स्पॉट होंगे, क्योंकि इतनी तेज़ चीज़ें घूम रही हैं और सबके घूमने की स्पीड अलग अलग है। तो जिसकी स्पीड तेज़ है वो और ऊपर स्पॉट करेगा, जिसकी स्पीड स्लो है वो नीचे स्पॉट करेगा। तो ऐसे ही जब 3-4 चीज़ों का मिक्सचर हमारे पास होता है तो इसी घूमने की वजह से हम इसको सेपरेट कर लेते हैं आराम से, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है, और इसका जो मेन यूज़ होता है वो फोरेंसिक में होता है एंड ड्रग प्यूरिफिकेशन में होता है, यानी ड्रग्स को प्यूरिफाई जब करना हो, जितनी गंदगी, जितनी टॉक्सिसिटी, जितनी इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर होंगी वो सेपरेशन की वजह से ऊपर या फिर नीचे की साइड में स्पॉट कर दी जाएंगी। इस बिहाफ पर ये काम करता है। इसके बाद क्लास हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, पहला होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम स्टेशनरी फेज़ के नाम पर सेलुलोज पेपर यूज़ करते हैं और मोबाइल फेज़ के नाम पर कोई भी सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये किस प्रिंसिपल पे एक्ट करता है, इसमें पार्टीशन वाटर एंड पेपर की वजह से होता है, यानी जो सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं वो वाटर या फिर सॉल्युबल है, ठीक है, और जो हम लोग स्टेशनरी के लिए यूज़ कर रहे हैं वो पेपर है, जिसकी वजह से ये आपस में सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, नॉर्मली। अब ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होते हैं, इसका यूज़ हम एप्लीकेशन में करते हैं अमाइनो एसिड्स के, शुगर के, प्लांट्स के पिगमेंट्स के, या फिर इंक की एनालिसिस हमको करनी हो कि किस टाइप के अमाइनो एसिड किसी सोल्यूशन में प्रेजेंट है, कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं, तो उनमें हम लोग यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, यहाँ पर सिलिका जेल एंड एलुमिना कोटेड ग्लास, प्लास्टिक और एल्युमिनियम प्लेट पर होते हैं, और जिसकी वजह से हम सेपरेशन कर पाते हैं, यानी स्टेशनरी फेज़ के नाम पर हमको सिलिका जेल, एलुमिना या फिर किसी भी ऐसे जेल वाली चीज़ों को ग्लास, प्लास्टिक एंड एल्युमिनियम प्लेट पर अप्लाई करना होता है, और इसको हम जो सेपरेट करते हैं वो एब्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन के भी प्रिंसिपल पर करते हैं। इसका यूज़ किया जाता है ड्रग्स के आइडेंटिफिकेशन में, प्योरिटी इम्प्योरिटी की टेस्टिंग में, हर्बल मेडिसिन्स का जब भी एनालिसिस करना हो, और फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल में यूज़ होता है, ठीक है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज़ होता है, हमारा सिलिका जेल इसमें यूज़ होता है, एलुमिना पैक्ड इनसाइड ग्लास कॉलम, यानी कि एलुमिना होता है वो ग्लास कॉलम के अंदर होता है, ठीक है। मोबाइल फीस के लिए यहाँ भी हम सॉल्वेंट ही यूज़ करेंगे, और यहाँ पर भी इसका सेपरेशन होगा। इसके लिए एप्लीकेशन क्या है, प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स है, आइसोलेशन ऑफ प्रोटीन्स है, ठीक है, इसके लिए यूज़ करते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट के एक्सट्रैक्शन के लिए भी, एक्सट्रैक्शन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेचुरल प्रोडक्ट हमारे जैसे कि कोई गुलाब जल है ना, या फिर हरे एलोवेरा जूस है, हरे कलर के एलोवेरा जूस का फॉर्मेशन कराना हो, या किसी भी ऐसी चीज़ का फॉर्मेशन जो कि पत्तियों से या ताज़ा फूलों से उसका रस, उसका ऑयल, ये सारी चीज़ें बनती हैं ना, तो वहाँ पर इसको सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट टाइप है हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी, जिसको जीसी बोलते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेस के लिए हम गैसेस यूज़ करते हैं, इसी वजह से इसका नाम गैस क्रोमेटोग्राफी है, क्योंकि हम यहाँ पर हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जैसी गैसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है। उस गैस क्रोमेटोग्राफी में हम लिक्विड के लिए या इस लिक्विड यूज़ करते हैं स्टेशनरी फेस के लिए। ठीक है। मोबाइल के लिए हम गैसेस कर रहे हैं, बट स्टेशनरी के लिए हम लिक्विड यूज़ करते हैं। कॉलम के अंदर हम लिक्विड को रखते हैं। ये वॉलेटाइल कंपाउंड्स के को बॉइलिंग पॉइंट एंड इंट्रैक्शन के बिहाफ पर डिफ्रेंशिएट करता है। इसके एप्लीकेशन क्या हैं? ड्रग्स की एनालिसिस, ब्लड एल्कोहल का एस्टिमेशन करना, टॉक्सिकोलॉजी यानी कि टॉक्सिन्स की स्टडी एंड टॉक्सिन्स को सेपरेट करने के लिए, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एनालिसिस करने के लिए, फूड फ्लेवर की एनालिसिस करने के लिए हमेशा गैस क्रोमेटोग्राफी की यूज़ होता है। इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइप की क्रोमेटोग्राफी है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये लैब्स में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है हार्मोन्स एंजाइम्स के एस्टिमेशन के लिए, और बहुत से ऐसे मशीन्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं जिसका प्रिंसिपल HPLC के प्रिंसिपल पर जो है काम करता है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो इसके लिए हमको क्या यूज़ करना होता है? स्टेशनरी फेस के लिए हम सिलिका पार्टिकल यूज़ करते हैं। सिलिका पार्टिकल्स का यूज़ स्टेशनरी फेस के लिए होगा। ठीक है, जो कि हाई प्रेशर कॉलम में रखे जाएंगे। छोटे छोटे सिलिका पार्टिकल्स हाई प्रेशर कॉलम में रखे जाएंगे। ठीक है, और मोबाइल फेस के लिए क्या यूज़ करेंगे? लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है, जो कि वो भी हाई प्रेशर में ही रखे जाएंगे। बात करें इसके प्रिंसिपल पर, तो इसके प्रिंसिपल यूज़ होता है जैसे कि अलग अलग पोलैरिटी के जो सॉल्यूशंस या फिर जो चीज़ें हैं, जो सब्सटेंस हैं, वो अलग अलग पेपर के हेल्प से क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंसेस इस बिहाफ पर हम लोग रखते हैं, कंपोनेंट्स के बिहाफ पर हम सेपरेट करते हैं। बात करें हम लोग एनालिसिस या एप्लीकेशन की, तो ड्रग एनालिसिस, हार्मोन का एस्टिमेशन, विटामिन की एनालिसिस, एंटीबायोटिक, क्लिनिकल टॉक्सोलॉजी, फार्माकोसिटिकल्स, क्वालिटी कंट्रोल, इन सभी के लिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है हार्मोन एंड एंजाइम्स की स्टडी के लिए यूज़ होता है। आफ्टर HPLC एक और टाइप की क्रोमेटोग्राफी है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जो कि प्रोटीन्स के प्यूरिफिकेशन के लिए, अमाइनो एसिड की एनालिसिस के लिए, वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, बात करें इसके प्रिंसिपल पर, तो ये मॉलिक्यूल बेस्ड और इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बिहाफ पर सेपरेट करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्रोमेटोग्राफी का यूज़ ही हम सेपरेशन के प्रिंसिपल के लिए करते हैं। ठीक है, सेपरेशन कैसे भी हो, अब पेपर के हेल्प से हो या कैसे भी सेपरेशन हो रहा है, इसके बिहाफ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जब आयन के एक्सचेंज के बिहाफ पर जो सेपरेशन हो रहा है, तो उसको हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी बोलेंगे। नॉर्मली प्रोटीन के प्यूरिफिकेशन, अमाइनो एसिड के एनालिसिस, वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ होती है। इसी तरीके की एक और होती है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। इसका यूज़ हम हाई स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इंटरैक्शंस के लिए करते हैं, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन के लिए, यानी थोड़ा बहुत ये एलाइजा एंड रिया के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। बात करें
प्यूरिफिकेशन, एंजाइम प्यूरिफिकेशन एंड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। एक आता है हमारा जेल फिल्ट्रेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें साइज़ एक्सक्लूजन होता है क्रोमेटोग्राफी में, ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल्स के साइज़ के बिहाफ पर हम इसमें अलग अलग कर रहे हैं। अब सब में किसी न किसी बिहाफ पर हम लोग अलग अलग कर रहे हैं। कभी हम आयन के एक्सचेंज के बिहाफ पर कर रहे हैं, कभी हम उसके चार्जेस के बिहाफ पर कर रहे हैं, कभी हम उसकी स्पीड के बिहाफ पर कर रहे हैं। तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में हम एंटीजन एंटीबॉडी के बिहाफ पर कर रहे हैं और जेल फिल्ट्रेशन में हम साइज़ के बिहाफ पर कर रहे हैं। इसी वजह से इसको साइज़ एक्सक्लूज़न बोला जाता है। क्या इसका प्रिंसिपल है, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स को पहले एल्यूट करता है और स्मॉल मॉलिक्यूल्स को बाद में जेल्स के अंदर भेजता है पोर्स के थ्रू। यानी कि ज़्यादा साइज़ का पहले चले जाएगा तो हम उसको सेपरेट कर लेंगे, कम साइज़ का बाद में आएगा। तो इसमें प्रोटीन का मेनली हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अलग अलग साइज़ के प्रोटीन्स को अलग अलग बांटने का काम करते हैं। उसके बाद मॉलिकुलर वेट का डिटर्मिनेशन भी करते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल सैंपल्स के लिए यूज़ करते हैं। तो ये है लास्ट वन, एक और है आरएफ वैल्यू, ठीक है। आरएफ वैल्यू पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होता है, ठीक है। आरएफ वैल्यू क्या है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। किसी भी सब्सटेंस का उसने कितना जो है डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इसका मेज़रमेंट लेंगे, और सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इसका मेज़रमेंट लेंगे। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और जो भी आएगा वो आरएफ वैल्यू होता है, ठीक है। रिटेंशन फैक्टर इसको बोलते हैं आरएफ वैल्यू को। तो ये हम निकालते हैं, ठीक है, और ये हमेशा या तो 1 होनी चाहिए या तो 1 से कम होनी चाहिए। अगर ये 1 से ज़्यादा हो रहा है आरएफ फैक्टर, आरएफ वैल्यू, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई एरर है। अगर एरर नहीं है तो ये हमेशा इक्वल होगा या फिर लेस देन 1 होगा, इक्वल और लेस देन 1। तो इट इज़ आरएफ वैल्यू। और ये आपका क्रोमेटोग्राफी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में मैं थोड़ा सा आपको इसके एप्लीकेशन बताऊंगी। ड्रग्स, हार्मोन, विटामिन, अमाइनो एसिड, इनकी सबकी स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन।